Good afternoon and welcome to the lecture number 28 CA Foundation Fast Track Batch. लास्ट लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है और वेन डायग्राम्स की उसमें एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब क्लियर है। चलो आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पास्ट ईयर के। आप अपने आप ट्राई करके देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्सेप्ट सारे हो गए, सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है, वो आज कर लेते हैं। ये है, आपको वैल्यूज दे रखी हैं पी ऑफ ए 3/8, पी ऑफ बी 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। ये वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस आपको मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 5/8 एंड लास्ट ऑप्शन है 5/4। अब ये क्वेश्चन है सीपीटी 2007 का। सीपीटी पहले, अब सीए फाउंडेशन 18 में हुआ, उससे पहले सीपीटी होता था। अब ये बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया हुआ है इसका करने का। अब आप डायग्राम आपके माइंड में है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आता है, ए को छोड़ के ए में कौन कौन आता है, R1 R2 उनको छोड़ दिया जाए, R3 R4। बी कॉम्प्लीमेंट में R1 R4, बीच में लगा हुआ यूनियन, तो कौन कौन आ जाएगा, R1 R3 R4। ये डिमांड करी गई है आपसे। अब ये हमने पहले किया भी हुआ है। अब आप बताओ क्या हो सकता है इसका। टोटल में से, मतलब 100% में से आप क्या माइनस कर देंगे, R2 माइनस कर देंगे। तो टोटल का मतलब कितना, 1 में से क्या माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन जो कि R2 है। इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है 1/4। कितना आंसर आ गया। इन सब की जरूरत ही नहीं थी आपको। हमेशा यही नहीं कि जो गिवन है उसको आपने यूज करना ही करना है। आप अपने हिसाब से देखो, जो रिक्वायरमेंट है उसी को यूज करेंगे हम। तो ये यूजलेस है। पी ऑफ ए फालतू दिया हुआ है, पी ऑफ बी फालतू दिया हुआ है। जो चीज काम की है वो आप यूज करो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रोबेबिलिटी में ना एक चीज और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा होती नहीं है। मैक्सिमम कितनी होती है, 1। ये जो ऑप्शन डी है कितना है, 5/, ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है। कई बार ऐसा ये ट्रिक की तरह काम कर सकता है। मान लो दो ऑप्शन 1 से बड़े हैं, वो तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। अब आप तुक्का भी मारना चाहो, पहले तो आप 4 में से तुक्का मारोगे, मतलब 25% चांस है कि आप सही हो। अब आपको 2 में से तुक्का मारना है, तो 50% चांस है कि आप सही हो। समझ गए। तो ये सब चीजों को देख के ही कुछ अगर हिट एंड ट्रायल करना है, वो भी इन्हीं से किया जाता है। ये नहीं कि आपने रैंडमली कर दिया हिट एंड ट्रायल। पहले सोचो कि आपको क्या क्या इसके बारे में पता है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें पता है 1 से कम होती है या मैक्सिमम 1 होती है। ऑप्शन नंबर डी 1 से ज्यादा है, ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट करो। अगर तुक्का भी मारना है, ये डी पे थोड़ी तुक्का मारेंगे हम। रिस्क लेना भी है तो पहले 3 में से रिस्क लोगे ना। समझ गए बात। तो ये चीज को ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी होता है कि दो ऑप्शन दे रखे हैं 1 से बड़े, 2 1 से छोटे होते हैं, वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। और कुछ मतलब बहुत चांस हो जाते हैं कि क्वेश्चन आपका सही हो जाए। क्लियर हो गया, डन। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। आई होप आप सभी को क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, इफ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ये गिवन है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालना है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए और ट्राई करिए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये कंडीशन लगा रखी है, यूनियन गिवन है, ए हमें नहीं पता, बी की वैल्यू। ऑप्शंस आपको मैं दे देता हूँ। ऑप्शन इसके हैं, पहला ऑप्शन है 2/9, दूसरा ऑप्शन है -1/3, तीसरा ऑप्शन है 2/10 और आखिरी ऑप्शन है 1/10। पहले ये बताओ, इनमें से कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, कौन सा। माइनस वाला बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं होती।
0 से 1 के बीच में होती है, या 0 भी हो सकती है, 1 नेगेटिव तो होगी नहीं, ऐसा तो नहीं कोई नेगेटिव चांस होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब इंडिपेंडेंट पे आ जाओ, कल ही पढ़ा इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर P ऑफ A स्लैश बी P ऑफ A के बराबर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। A स्लैश बी का मतलब क्या है कि A की प्रोबेबिलिटी आप B में से निकाल रहे हो, और A का मतलब क्या है, A की प्रोबेबिलिटी टोटल में से निकाल रहे हो, 100% में से। ये मैंने कल एग्जांपल दिया था, मान लो आपके पास कोई नंबर है, यू हैव 5 को आपने 100 में से चेक करना है, कितना परसेंट हुआ, 5%। उसी 5 को आप 10 में से चेक करोगे, वो 50% हो गया। समझ रहे हो। तो ये चीज हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ी थी कि एक सैंपल स्पेस को शॉर्टन करके एक पर्टिकुलर चीज की क्या परसेंटेज हमारे हक में जा रही है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको समझ आई बात। ये A स्लैश बी का मतलब है B में से A कितना परसेंट है, और A का मतलब A एक पूरे में से कितना परसेंट है, A दैट इज P ऑफ। डिफरेंशिएट हो गया। चलिए अब ये कंडीशन हो गई। अब एक चीज बताइए, यहां से ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब निकल के आएगा। A स्लैश बी, इसको फॉर्मूला वाइज आप क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय P ऑफ B नीचे आएगा। ये कल किया था हमने, क्योंकि B टोटल है, टोटल वाली चीज नीचे आ गई, उसमें से जो कॉमन वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो आपके फेवर में होगा। वो A में भी है और B में भी है, तो मतलब दोनों में है तो फेवर में जाएगा हमारी। दिस इज इक्वल टू क्या, P ऑफ A। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें मिला वो ये है कि इंटरसेक्शन हमेशा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का क्या होता है, प्रोडक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस, समझ गए। तो मतलब ये क्वेश्चन भी एज इट इज पेपर में आया था। मैं आपको अब इस क्वेश्चन का पूरा बता देता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन सीधा बना हुआ था कि अगर इफ दिस स्टेटमेंट इज वैलिड देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट A एंड B, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कि अगर कभी भी इंटरसेक्शन की वैल्यू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर है, दैट मींस वो इवेंट्स कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया। अब ये पता है क्या होता है इसमें, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है P ऑफ A आपको दिया हुआ है 1/3, P ऑफ B आपको दिया हुआ है हाफ, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको दिया हुआ है 1/6, और ये सिर्फ इतने डेटा से आपको कंक्लूड करना है कि वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब यहां आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कितना है इनका, 1/6, इंडिविजुअल का प्रोडक्ट 1/3 इंटू 1/2, मैच कर गया। दैट मींस इस डेटा से ये कंक्लूजन निकला कि A एंड B कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर ये 1/6 की जगह 1/5 होता फिर वो डिपेंडेंट हो जाते। ये समझ में आया। तो ये रिजल्ट भी बहुत काम का है, इसको 2-3 स्टार लगा लो इसके ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पेपर्स के लिए भी। इसकी एप्लीकेशन अब इस क्वेश्चन में कैसे आएगी वो अब देखता हूं। ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को जरा पढ़िए। यूनियन की वैल्यू दे रखी है, A निकालना है, B हमें पता है। अब आप ये बताओ यूनियन का फॉर्मूला क्या था, यूनियन का P ऑफ A प्लस P ऑफ B, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे यूनियन की वैल्यू दे रखी है 2/5, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको P ऑफ A ही मान लेते हैं, ठीक है। B की वैल्यू 1/, अब यहाँ इंटरसेक्शन नहीं पता बट आप कुछ कर सकते हो इसका। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन को आप लिख सकते हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, और P ऑफ B कितना है 1/3। इस इक्वेशन से आपको P ऑफ A सॉल्व कर लेना है। अब देख लेते हैं कैसे आएगा। 2/5 इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस 1/3 माइनस P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3, यही बनी इक्वेशन आपके पास। अब यहां से P ऑफ A को सॉल्व कर लो। अब जब इसको और इसको मर्ज किया आपने, ये बन जाएगा 2 टाइम्स P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3, और इस 1/3 को हम लेके लेफ्ट हैंड साइड में, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट 5 3 15, ऊपर आ गया 6 माइनस 5, दैट इज ट्वाइस ऑफ P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3। ये समझ में आ गई बात। हाँ जी, क्लियर है सबके। अब ये कैंसिल हो रहा है कितने पे,
5 पे, ऊपर वाला तो 1 ही बन गया, और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो आपके पास पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा हमें इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंट आपको अगर पता होगा कि अब देखो, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूले में इस चीज की वैल्यू आपको दे रखी है, इस चीज की वैल्यू दे रखी है, ना तो ये पता ना ये पता, इक्वेशन एक वेरिएबल्स दो, आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स के लिए यू नीड 2 इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर ये रिजल्ट के बारे में आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट में ये चीज होती है, तो आप अप्लाई कर लोगे, नहीं पता फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे करना है आपने, है ना, अटेम्प्ट कैसे करना है। अब इसको बाय ऑप्शंस भी आप इजीली कर सकते हैं। बाय ऑप्शंस, ये समझ आ गया पहले, डन। अब बाय ऑप्शंस कैसे, हमें चीज दे रखी है यूनियन की वैल्यू, यूनियन हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कितना, 2/5, ए हमें नहीं पता, बी कितना है, 1/3 है, हमें क्या ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ऑप्शंस आपको दे रखे थे, पहला ऑप्शन था 2/9, दूसरा ऑप्शन था -1/3, तीसरा ऑप्शन था 2/10, और लास्ट ऑप्शन था 1/10। ये तो सीधा एलिमिनेट हो गया। अब हम ऑप्शन ए से, अब हमने कुछ नहीं करा, अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, मैं ऑप्शन से आ जाता हूँ। लेट अस सपोज ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए की वैल्यू 2/9 हो जाएगी अगर ऑप्शन ए सही है। अगर ऑप्शन ए सही है तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, 2/9। अब इन तीनों को रिलेट करवा के इंटरसेक्शन निकाल लोगे आप, ए यूनियन बी कितना होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, वो तो निकल जाएगा। अब जो इंटरसेक्शन आया, जो आप यहां से सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालोगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, अगर वो इंटरसेक्शन इन दोनों से प्रोडक्ट से मैच कर गया, ऑप्शन ए सही है, मैच नहीं करा, एलिमिनेट करके अगला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? मैंने बाय ऑप्शंस कैसे बताया आपको, मान लेते हैं ऑप्शन ए सही है, अगर ऑप्शन ए सही है इसका मतलब पी ऑफ ए की वैल्यू 2/9 है, क्योंकि वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पी ऑफ ए अगर 2/9 है, इन तीनों को यूज करके मैंने क्या करा, इंटरसेक्शन निकाल लिया। वो निकाला जा सकता है कैसे, फॉर्मूला है हमारे पास, हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब आपको पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, इंटरसेक्शन आपने निकाल लिया। अब अगर इंटरसेक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, दैट मींस ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन, ये क्वेश्चन ही किसका, इंडिपेंडेंट का है, तो वो होना चाहिए। और यहाँ पे मैच नहीं करना, आप चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। समझ में आई बात? अगर सॉल्व करने से बचना चाहते हो, कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, तो ये भी तरीका है करने। कोई डाउट, कंफ्यूजन, समझ में आ गई बात? ये कोई डाउट है जी किसी का? अब इंडिपेंडेंट के लिए आपके पास 2 रिजल्ट होंगे। पहला, इंटरसेक्शन इन तीनों का रिलेशन होता है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वहां से निकल जाएगी। ए की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो, ऑप्शन से पुट करी, इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर वो क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। नहीं पल्ले पड़ी बात, समझ गए? करके देख लो, ये हमने ऑप्शन ए पिक कर लिया, ऑप्शन ए के हिसाब से पी ऑफ ए 2/9 आ गया। अब मैंने क्या करा, यूनियन इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू निकाल लोगे आप यहां से सॉल्व करके, कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत कर लोगे। ये जो भी आया, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी आ गया, एक्स आ गया, कुछ तो आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ये वैल्यू जो आई है इन दोनों के प्रोडक्ट के अगर बराबर आ गई, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है और स्टेटमेंट मैच कर रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो मैच करेगी नहीं, चेक कर लेना, नहीं करेगी, समझ गए? वो मैच नहीं कर रही, इसका मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरी स्टेटमेंट गलत होगी, स्टेटमेंट गलत होगी, ऑप्शन गलत हो गया। हाँ जी, अब समझ आ गई बात? कैसे मतलब क्रॉस भी जा सकते हो, सीधा भी जा, सीधा तो आपको बता ही दिया, ऊपर ये सब लिखा हुआ है, सीधा जाने का तरीका।
कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, अप्लाई करो हो जाएगा। अगर पुट्ठा जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, रिवर्स कैलकुलेशन भी यहाँ पे काम कर सकती है। कोई डाउट कंफ्यूजन? डन। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 3। P ऑफ A 2/3 दिया हुआ है, P ऑफ B 3/5 दे रखा है, आपको यूनियन की वैल्यू 5/6 दे रखी है, आपको B/A निकालना है। ऑप्शंस, पहला 11/20, दूसरा 13/20, तीसरा 13/18 और आखिरी नन ऑफ दी। करिए ट्राई। अब ये बहुत सिंपल है, ये तो सभी से हो जाएगा अगर लेक्चर अच्छे से कर रखे हैं आपने। किसी का हुआ? हो गया? हो गया? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन? सी? बी ऑप्शन? चलिए देखते हैं क्या आएगा। अब पहले सभी जल्दी से कर लीजिए ट्राई एक बारी। बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना दो मिलेंगे पेपर में पक्का, तो अभी कर लो, सारे प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आना, सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे आपके। B/A ये बताना है क्या, ये A में से B ढूंढना है आपने, तो जो कॉमन वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब B इंटरसेक्शन है, ऊपर आ गया। नीचे कौन आएगा? A, क्योंकि A में से ढूंढ रहे हो ना B कितना है, तो टोटल कौन है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर गए। B/A का मतलब होता है A में से B कितना पड़ा हुआ है। अगर A/B होता ना फिर B नीचे आता। अच्छा आंसर भी आएगा वो तो चलो, नीचे नीचे आपके पास A आएगा, है ना? क्लियर हो गया? डन। तो ये यहां गड़बड़ मत कर देना भाई, एक बार दोबारा सुन लो। B/A का मतलब होता है टोटल आपके पास कौन है? A, उसमें B कितना पड़ा है, तो टोटल वाला नीचे आएगा, A नीचे आ गया, उसमें कॉमन वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाएगा। अगर लिखा होता A/B फिर टोटल कौन होता? B, इन दैट केस आपका P ऑफ B नीचे आता और इंटरसेक्शन ऊपर आ जाता। तो ये स्टेटमेंट जो भी लिखा है एक एक वर्ड को ध्यान से क्लियर कर लो। B/A क्या है, A/B क्या है, दोनों में बहुत फर्क है। B/A में क्या हुआ, सैंपल स्पेस कौन है? A, तो टोटल कौन है? A, उसमें B कितना पड़ा है, तो नीचे A आएगा B नहीं आएगा। समझ गए बात ये? चलिए अब यहाँ पे A की वैल्यू तो मुझे पता है, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। A की वैल्यू तो मुझे दे ही रखी है, कितनी है? अब सवाल ये है इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना यूनियन का, जो रिलेट करता है इंटरसेक्शन के साथ, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यहाँ इनडायरेक्टली लग रहा है, डायरेक्टली तब होता जब ये सिर्फ वही यूज करना होता आपने। क्लियर हो रहा है ये? तो अब यहाँ आपको पता है जो यूनियन होता है वो होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता है। अब आपको यूनियन दे रखा है 5/6, A दे रखा है 2/3, B दे रखा है 3/5, माइनस करवा देंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 13/30, 13/30 आ गया आपके पास इंटरसेक्शन, है ना? अब ये कैलकुलेट करना एक बारी, 13/20 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ठीक है जी, क्लियर? कोई डाउट कंफ्यूजन किसी का? डन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ना बहुत सिंपल है,
ये सिर्फ स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है इफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो मैंने आपको अभी पीछे बताया ये लिखा हुआ है, देन ए एंड बी आर बस इंडिपेंडेंट। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी एग्जॉस्टिव है, डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये जब कंडीशन होती है तब इवेंट्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट। अच्छा ये बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है? जब इंटरसेक्शन जीरो हो जाए, कुछ कॉमन ना आए, इन दैट केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव कब होते हैं? जब उनका यूनियन वन हो जाए। वन का मतलब वो सैंपल स्पेस पूरा हो गया, ऑटोमेटिकली वन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब आपने यूनियन करा, सैंपल स्पेस पूरा हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? वन, क्योंकि सब तो कवर हो गया उसके अंदर पे, बचा ही क्या। ठीक है जी, वो एग्जॉस्टिव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। P of A is 1/4, P of B is 2/5, P of A union B, this is 1/2, and you need to find A intersection B complement. ऑप्शन ए है 3/7। किसी ने ना पेज नहीं पलटना, बस देखो क्या पूछ रहा है और अपने आप ट्राई करो, तो अभी दिमाग में बैठेंगी चीजें आपके। फॉर्मूले पीछे से नहीं देखने किसी ने। वन बाय 10 ये ऑप्शन ये आ रहा है। हो गया। आपका हो गया, बाकी हाँ जी 1/10। 1/10 है। चलिए बहुत सिंपल है, कितनों का हो गया? चलो अब ये गिवन क्या है, अगर ना आपको कुछ भी नहीं पता, आप ये बताओ डायग्राम पता है? चलो हमें बिगिनिंग से चलते हैं हम, बिल्कुल। ए में कौन कौन है? R1 R2, यहाँ पे लिख देता हूँ R1 R2। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, बी में कौन कौन है पहले? R2 R3, उनको छोड़ के R1 R4, अब बीच में लगा हुआ है इंटरसेक्शन, ये कॉमन निकालेगा। कॉमन कौन है? दैट मीन्स R1 की डिमांड करी गई। अब वैसे भी सोच लो, ए है एंड बी नहीं है, तो मतलब R1 हो रहा है, यही सीधे। अब R1 चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी सबसे पहले P ऑफ ए में कौन कौन है? R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4। बी में कौन कौन है? R2 R3, इसकी वैल्यू 2/5। यूनियन में R1 R2 R3, इसकी वैल्यू। अब अपने आप सोचो कैसे मैनेज करें कि R1 निकल जाए। सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें से यूनियन में से क्या माइनस करवा दे? बी माइनस करवा देते हैं। अगर इन दोनों को माइनस करवा देते हैं, R2 R3 यहां पे भी है, R2 R3 यहां पे भी है, तो ये इसका जो इफेक्ट था वो तो खत्म हो गया। पीछे सिर्फ इफेक्ट किसका बचेगा? R1 का, वही हमें चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मतलब इसको लिख सकते हैं आप A यूनियन B माइनस P ऑफ B। अब यूनियन की वैल्यू दे रखी है हाफ, बी की वैल्यू दे रखी है 2/5, सॉल्व करवा लो, ये बन गया 5 माइनस 4 1/10, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो डाउट कंफ्यूजन? तो फॉर्मूले याद नहीं करने के लिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में करने के लिए कह रहा हूं।
अब इसका फॉर्मूला तो कुछ ऐसा था, अगर आपको ध्यान होगा, इसका फॉर्मूला हमने किया था पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किया था ये। ए में कौन कौन आएगा, R1 R2, इंटरसेक्शन में तो R2 बाहर गया, R1 ही तो बचा। तो ये चीज हमें दे रखी है, ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, यूनियन पता है, ए पता है, बी पता है, इनका कनेक्टर एक रिलेशन होता है इंटरसेक्शन निकालने का, वहां से इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट करोगे, क्या जरूरत है करने की। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत सौखे हैं, बहुत सौखे। ये तो लॉटरी है, पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ गए ना, मजे हो जाएंगे आपके। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। लोग क्या करते हैं, रट्टा मार जाते हैं फॉर्मूला में बैठे। अब फॉर्मूला करना क्या आपने, आप डायग्राम आपने पढ़ लिया, आपको पता है सब डायग्राम के बारे में कि सिर्फ ए क्या है, ए क्या है उसमें फर्क क्या है, बी क्या है, सिर्फ बी क्या है उनमें फर्क क्या है, आपसे क्या पूछा गया उनको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे और ऑप्शन से कैसे मैच करेंगे, सब चीजों के बेसिक जो था हमारा बहुत अच्छा हो गया। अब सिर्फ उसको अप्लाई करना। तो मैं फॉर्मूला आपको एक भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप याद करो, सिर्फ जो क्वेश्चन में डिमांड करी हुई है, किस चीज की डिमांड करी है, वो कैसे आप मैनेज करेंगे उस चीज के बारे में चाहिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, डन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे आप ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा हुआ है इफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ऑप्शन नंबर बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ऑप्शन नंबर सी इज 0 एंड ऑप्शन नंबर डी इज पी ऑफ बी। जीरो पक्का, सोच लो। वैसे अगर डी ऑप्शन आएगा, डी आएगा, समझ आ गई कैसे। अच्छा क्लियर हो गया ये। अगर मैं लॉजिकली बात करूं, सुनो, यूनियन की वैल्यू ए के बराबर है, यूनियन में कौन कौन आता है, मतलब ए और बी दोनों कवर हो जाएंगे, वो ए के बराबर है, इसका मतलब ए के अंदर ही बी पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई, मतलब ए बड़ा सारा है, उसके अंदर छोटा सा बी पड़ा हुआ है, यही बात हो रही है, तभी तो उनका यूनियन ए के बराबर आ गया। मतलब कुछ इस तरह से सीन होएगा कि ए आपका ये है, बी इसके अंदर ही पड़ा हुआ है। बताओ कुछ क्लियर हुआ, समझ गए। अब ये बताओ इनका इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन यही तो है, और ये कौन है, बी, ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। तो क्वेश्चन ये नहीं हर बार फॉर्मूले से ही आएंगे, लॉजिक से भी बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आप समझने की कोशिश करो, यूनियन में हम ए और बी दोनों को कवर कर लेते हैं और वो ए के बराबर है, इसका मतलब ए अगर मैं ड्रॉ कर लूं उसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे, तो बी उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा हुआ। तो उनका कॉमन पार्ट कौन है, बी, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, खत्म सर। अगर इसको फॉर्मूला से करना है उससे कर लेते हैं। अब आप फॉर्मूला से अगर करें, यूनियन की वैल्यू बताना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ऐसा ही होता है। अब यूनियन की वैल्यू किसके बराबर है, इसकी जगह पे मैंने पी ऑफ ए लिख दिया, इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ, अब ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया प्रूफ। देखो यहां से अगर उसको उधर लेके जाएंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये फॉर्मूला से भी प्रूफ कर दिया, लॉजिकली भी हो रहा है, वेन डायग्राम से भी हो गया, फॉर्मूला से भी हो गया। तो बहुत तरीके हैं करने के, बस कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रांग रखो, कॉन्सेप्ट नहीं वीक होने चाहिए। ये फॉर्मूला से भी आपको समझ आ गया, सिंपल ही है, फॉर्मूला से भी, लॉजिकली भी सिंपल है। हाँ जी, कोई डाउट, क्लियर है सभी का, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों तरीके, डायग्राम से भी और फॉर्मूला वाला अप्रोच। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, किसी कॉइन को 5 बार फेंका गया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 3 हेड्स। चलिए बहुत सौखा,
हाँ जी 5 बार फेंका गया, ये सबसे पहला टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। एग्जैक्टली 3 हेड्स। ये तो 5 है, आपको मैंने बहुत बता रखा है 6 7 8 आ जाए तो क्या करना है, हो सदियां गई वैसे करे, नहीं याद होगा, याद है कुछ? 5/16 आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, जब हम कॉइन को 5 बार फेंकते हैं कितने आउटकम्स आते हैं? 2 की पावर 5। तो टोटल आपके पास 32 आउटकम आ गए, वो आ गया डिनोमिनेटर में, पहली बात तो ये। अब उन 32 में हेड 3 बार कितने बार आएगा? 5C3 बताया था, 5C2 का मतलब 2 हेड कितनी बार आ रहा है, 5C1 का मतलब 1 हेड कितनी बार आ रहा है, 5C4 का मतलब 4 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 5C5 का मतलब 5 हेड कितनी बार आ रहे हैं। अब हमें एग्जैक्टली कहा हुआ है, ना कम ना ज्यादा। यहाँ क्वेश्चन हमने एटलीस्ट वाले भी कर रखे हैं, एट मोस्ट वाले भी कर रखे हैं, ये एग्जैक्ट की बात हो रही है। तो सिर्फ 3 हेड के बताओ क्या बनेगा? 5C3 कितना? 10, तो ऊपर आ गया 10, कैंसिल कर दीजिए 5 बाय ऑप्शन नंबर, बस। तो ये चैप्टर की वेटेज बहुत है, पर है सौखा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सारे पास्ट ईयर डिस्कस कर रहे हैं, देखो आपके सामने ही है, तो अगर करोगे ध्यान से हो जाएगा, बहुत इजी है। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये दे रखा है आपको, P ऑफ A की वैल्यू हाफ P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 5/8, P ऑफ A यूनियन B 3/4, और आपको फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए है 3/4, ऑप्शन नंबर बी है 1/4, ऑप्शन सी है 3/16, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दी। कर लो कोई ना, टाइम, टेक योर टाइम। वन बाय, हो गया सभी का? सारे हो तुम लोग यार, बड़े इंटेलिजेंट हो गए। चलो, अब यहाँ पे ये क्या चीज की बात कर रहा है? R4 की बात कर रहा है, ये कर रहा है बदतमीजी, ये भी बदतमीजी अगेन, बदतमीजी 2। चाहिए सिर्फ हमें ये, है ना, ये झोल कर ही जा रहा है हमारे साथ, कोई ना, हम भी बड़े तेज हैं। अब आपको पूछ रहा है R4, तो टोटल में से क्या क्या माइनस करना है? R1 R2 R3, वो क्या होता है? बस यहाँ इसकी वैल्यू दे तो रखी है 3/4, ये सब का यूज ही कोई नहीं है, कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बॉन्दलान मैं आपने यही नहीं सोच रहा, आधे लोग पता क्या करते हैं, पेपर बैठे रहते हैं, ये दे रखा है कुछ ना यूज तो होएगा, ये दे रखा है कुछ तो होएगा काम, धक्के से लगा जाते हैं उसमें, जरूरत होती नहीं उस चीज। तो हर बार आधी इंफॉर्मेशन ना फालतू की होती है, कई बार इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है बस आपका ध्यान डेविएट करने के लिए, चलो देखते हैं कि आपको पूरा चीज का पता भी है कि नहीं पता, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, कब जिस चीज के, अब यहाँ पे हमें ये पार्ट R4 है, तो टोटल में से 3 माइनस कर दोगे, डायरेक्ट आंसर, और ये तीनों का ही काम होता है यूनियन, R1 R2 R2, डन। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि आपको पल्ले पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Probability of A1 is 2/3, probability of A2 is 3/8, comma probability A1 intersection A2, this is 1/4। ऑप्शन नंबर ए है, आपको बताना इवेंट किस तरह के हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब यहां इवेंट्स किस किस की बात हो रही है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात हो रही है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही है। अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो इंटरसेक्शन तो होना ही नहीं था वहां पे। अब इंटरसेक्शन अगर गिवन है
तो एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, मतलब कुछ कॉमन है उनमें। अब ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, बचा सी या डी। अभी श्योर नहीं है कि सी होगा, मे बी, क्या पता इंडिपेंडेंट भी ना हो। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव तो है नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अब इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो कैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इससे बराबरी करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करवाइए जरा, 1/4, और इंटरसेक्शन भी कितना है, 1/4। इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। समझ गए ये चीज? अभी किया ना कि इंडिपेंडेंट चेक करने का यू हैव ऑल्टरनेटिव वे आल्सो, कि अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए इंडिपेंडेंट। अब मैंने दोनों को प्रोडक्ट किया और इंटरसेक्शन से मैच करवा लिया, वो मैच कर गया, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हो गए, एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है। अगर एक्सक्लूसिव होते इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए था। ठीक है जी, तो ये चीज है, बस ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा सीए फाउंडेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये देखते हैं, चलो सौखा ही है। आपको दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सच दैट ए यूनियन बी is 2/3, A is 2/5, then find P of B। ये निकालना है आपने। ऑप्शन ए 4/15, ऑप्शन बी 4/9, ऑप्शन सी 5/9 एंड ऑप्शन डी 7/15। हो भी गया? ये तुम ही हो, तुम ही हो। ये गाना नहीं गा रहा मैं, तुम ही हो। पूछ रहा हूं बदतमीजों। ओए सिंगर, ठीक है ये। चलो बड़ा जल्दी कर दिया आप लोगों ने। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है, इंटरसेक्शन 0, बड़ा शौक है। अब यूनियन की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, क्योंकि वो वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0, जो माइनस करते हैं हम। अब यूनियन है 2/3, A है 2/5, B निकालना है। बहुत ही सौखा क्वेश्चन था, बस ये डेफिनेशन का पता होना चाहिए, होती क्या। डन, चलिए जी, बस अब सही है। अब मुझे कॉन्फिडेंस बन गया आप लोगों के ऊपर। नेक्स्ट करते हैं, हाँ अब आ जाते हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस पे। फाउंडेशन नवंबर 19 जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये फाउंडेशन नवंबर 19 का है। क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 11 in a throw of 2 dice is option A 7/9, option B 5/9, option C 2/9 and option D none of these। क्या आ रहा है, सी। चलिए जी, बताइए जल्दी। सी ऑप्शन 2/9। चलो अब ये ना आपको एक आर्टिकल बताया था, टाइप नंबर 2 डाइस वाले क्वेश्चन। स्कोर था कुछ, क्या था, दोनों पे मिला के जो आता है डाइस पे नंबर जो आते हैं, 2 बार आपने फेंका, उनको मिला के जो भी आएगा उसको स्कोर कहते हैं। याद है? मिनिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर 2 होता है, 1/1 तो आएगा ना डाइस के ऊपर, मैक्सिमम 12। ये एक पैटर्न याद करवाया था। 7 पे याद कर लो 6। अब 7 कह रहा है कि 7 आए या 11 आए। 7 के कितने मेंबर हैं, 6। अब 11 के निकालने हैं। 7 11 में गैप 4, 6 में से 4 घटा दो तो 2 मेंबर बनेंगे 11 वाले। मतलब ये हुआ 8 मेंबर
36 में से फेवर में है। कितना आंसर आ जाएगा? 2/9, ऑप्शन नंबर सी। ये बड़े सारे क्वेश्चन कर रहे थे ना क्लास में, मल्टीपल ऑफ 4 बताओ, इस पे डिविजिबल होगा, ये सब होगा, वो सारे क्वेश्चंस कर रखे ऑलरेडी हो चुके हैं। कोई डाउट? चलिए अब अगला क्वेश्चन भी नवंबर 19 का है। चलिए करिए ट्राई। डी ऑप्शन 0.7, आपने क्या बोला था? डी, बी बॉम्बे। यस क्या? कितना है आपका? 0.7, 0.5 आ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। चलो भाई, हो गया, हुआ। आंसर नहीं आया तो रुको मैं बताता हूँ। जीरो पॉइंट नाइन कह रहा है ये तो। चलो देख लेते हैं। हम्म, ना ना ना, पता है क्या करना, सुनो। अब आपको ये ए और बी नहीं दे रखा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। देखो क्या करेंगे, अब सबसे पहले यूनियन की वैल्यू कितनी आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ऐसा ही होता है। अब ये दे रखा है यूनियन 0.8, ए हमें नहीं पता, बी हमें नहीं पता, इंटरसेक्शन है 0.3। तो यहां से P ऑफ A प्लस P ऑफ B 0.11 आ गया। देखो जी, बोलो। अब आप ये बताओ, एक चीज छोटी सी कल बताई थी मैंने, बिल्कुल बिल्कुल, होना प्लस ना होना 1 होता है, होना प्लस ना होना 100% होता है। ठीक है, अब ये P ऑफ A है, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ P ऑफ A की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें A की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमें कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये कॉन्सेप्ट कल बताया था कैसे होएगा। आपके पास A है, A में कौन कौन आएगा? R1 R2, उसके कॉम्प्लीमेंट में उसको छोड़ के बाकी सारा सैंपल स्पेस। तो अगर दोनों को जोड़ दें, सैंपल स्पेस पूरा हो गया। अगर सैंपल स्पेस पूरा हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो मतलब होना प्लस ना होना हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ होना नहीं चाहिए हमें, हमें ना होना रिक्वायर्ड है, मतलब कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, सिंपल प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ लिख दिया 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? 1 माइनस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया 0.11, और ये अब आगे हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 कितना? 2। इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 0.11, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये कितना होता है? ये वाला 0.9, और इसकी वैल्यू यही हमसे पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर सी।
कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉन्सेप्ट ठीक था, बस फिर ठीक है। 2 में से करना पड़ेगा, क्योंकि पी ऑफ ए पी ऑफ बी दोनों मिला के 200% हो जाएंगे ना। 2 में से माइनस करना पड़ेगा 0.11। हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी भी कैलकुलेशन गलत होगी। 1.1 आएगा यहाँ, ठीक है 1.1 आ गया, ये 1.1 आएगा, तो ये 0.9 होएगा, ठीक है ऑप्शन सी। वो 11 हो गया, 1.1 आएगा, ठीक। हाँ हाँ हो जाता है है क्या? हाँ जी हाँ जी, कल कर रहा था, कुछ नहीं है, धोखा ही है, होना प्लस ना होना 1 के 100% होता ही है। हाँ जी क्लियर है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट कंफ्यूजन? हो जाएंगे अब क्वेश्चन। अब वेन डायग्राम तो पूरा क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे करेंगे। डन, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर। ये एक टर्म है जो क्वेश्चंस में काम आएगी, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ ये होता क्या। ऑड्स इन फेवर of an event that is equal to probability of event divided by probability of its complement। ठीक है, अभी सुन लो ये कैसे डिजाइन किया वो भी बता समझा रहा हूं। odds against an event that is equal to complement ऊपर और probability नीचे। अब सिंपल देखो इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे चीज इन्होंने बनाई है, सिर्फ मेजर करने के लिए बना हुआ है। अब देखो कैसे, जब फेवर में यहां फेवर लिखा हुआ है, फेवर का मतलब आप चीज आपके हक में है। अब अगर फेवर बढ़ गया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और कॉम्प्लीमेंट घटेगा। मेरी बात सुनो, अगर मान लो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 40% है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होएगा? 60%। मतलब आपके हक में 40% है, आपके अगेंस्ट 60% है। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, 60% कर दिया जाए, तो कॉम्प्लीमेंट कितना रह जाएगा? 40% रह जाएगा। अब ये सिचुएशन आपकी फेवर की हो गई, समझ रहे हो? फेवर का मतलब चीज आपके हक में ज्यादा है, अगेंस्ट में कम है। अगेंस्ट कौन है? कॉम्प्लीमेंट। और सिंपल आपके फेवर में हो रहा है। अब जो फेवर है, फेवर में सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर है, कॉम्प्लीमेंट वाली नीचे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फेवर बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, अगेंस्ट घटेगा। देखो आपके सामने है, प्रोबेबिलिटी मैंने बढ़ा दी। अब आप ये बताओ, सिचुएशन नंबर 1 ये है, सिचुएशन नंबर 1 इसका नाम है, इसका नाम है सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन 1 से आप 2 पे स्विच कर गए, चीज आपके फेवर में गई है, अगेंस्ट में गई है? फेवर में गई है, क्योंकि पहले कहा 40% आपके हक में था, अब कहा 60% आपके हक में। पहले कहा 40-60% अगेंस्ट था, अब सिर्फ 40% अगेंस्ट में है। क्लियर हुआ? अब यहां ये फेवर में हुआ काम। अब फेवर अगर बढ़ रहा है, फेवर अगर ज्यादा हो रहा है, तो चीज आपके हक में ज्यादा जा रही है। हक में ज्यादा जा रही है तो प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा हो रही है, ना होने की कम हो रही है। ये उस तरह से डिजाइन कर रखा है। देखो फेवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? होना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है? ना होना। यही तो है लॉजिक, यही है इसके पीछे। कुछ क्लियर हुआ? अब जहां अगेंस्ट आ गया, अब अगर अगेंस्ट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? कॉम्प्लीमेंट बढ़ेगा। अगर चीज आपके अगेंस्ट में ज्यादा हो गई तो कॉम्प्लीमेंट ज्यादा हो गया। समझ रहे बात? ये अगेंस्ट ज्यादा तो कॉम्प्लीमेंट ज्यादा, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अगेंस्ट में ज्यादा जा रही है। नहीं समझ आई बात? हाँ जी क्लियर है कि नहीं? अब फेवर का मतलब प्रोबेबिलिटी है, फेवर का मतलब है प्रोबेबिलिटी। अगर फेवर आपने ज्यादा कर दिया, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अगेंस्ट ज्यादा कर दिया तो क्या ज्यादा होएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या कम होगा? प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने अगेंस्ट बढ़ा दिया तो कॉम्प्लीमेंट बढ़ जाएगा और फेवर कम हो जाएगा। कुछ कुछ पल्ले पड़ा? समझ आया? अब यहां फेवर बढ़ा दिया, क्या बढ़ेगा?
प्रोबेबिलिटी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से सामने रखा हुआ। और क्या कम होगा, इसलिए उसको नीचे रखा हुआ, इनवर्सली रिलेटेड है आपस में। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैरामीटर है। पैरामीटर कैसे, अब मान लो आपको ऑड्स इन फेवर दे रखा है, आपको ऑड्स इन फेवर दे रखा है 5/7, ठीक है, ऑड्स इन फेवर आपको दे रखा है 5/7। इसका मतलब ये होता है कि अगर सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट है, उसमें से 5 आपके फेवर में है, 7 आपके अगेंस्ट है, और 5, इसको 5/12 लिख दूं, अगर इसको 7/12 लिख दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 12 से 12 तो कट ही जाएगा। अब ये चीज क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी होने की, और ये क्या आ गई, नहीं होने की। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब मैंने कहा ऑड्स अगेंस्ट में 19:3 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट में 19:3 है, मतलब अगर 22 एलिमेंट सैंपल स्पेस में है, उसमें से 19 आपके अगेंस्ट है, 3 आपकी फेवर में है, तो फेवर में होने के चांस कितने हो जाएंगे, 3/22, और अगेंस्ट में होने के 19/22, सिंपल, ठीक है। अब अगर फेवर की आपको दे रखा है ऑड्स इन फेवर 5:7, मतलब क्या हुआ कि 12 में से 5 एलिमेंट आपके फेवर में है और 7 आपके अगेंस्ट है। अब चीज होने की प्रोबेबिलिटी 5/12 ना होने की, बस ये दो चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, पहले समझ आ गया सभी को। अब इसको नोट कर लो, सिर्फ 2 डेफिनेशंस हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस को रिलेट करने में काम आए। लिख लिया, लिख रहा है, जल्दी कर। अभी चैप्टर आपको ठीक लग रहा है, समझ आना शुरू हो गया, सारा जितना भी कर रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बड़ा एक हुआ बना हुआ था कि ना जी ऐसा है वैसा है, अब ठीक है, कर लोगे पेपर में जाके। भाई हो गया, मुस्कुराई क्यों जा रहा है, बता दे, बदतमीज की हो गया, बैठा हंसी जा रहा है। ओए उषा, चलो इसका नाम रख देते हैं हम, ठीक है भाई, ये ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अब उषा की बात करते हैं। उषा के ऑड्स फेवर में दे रखे हैं, उषा को कोई क्वेश्चन दिया करने के लिए, इसके ऑड्स फेवर में आ गए 3/5, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया संदीप को, चलो संदीप के ऑड्स अगेंस्ट में आ गए, अगेंस्ट में आ गए इसके 4/3, चलो। फिर एक क्वेश्चन दिया मानसी को, इसके ऑड्स अगेंस्ट में आ गए 5/2, ठीक है जी, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा पेपर में आएगा। 3 बंदों को क्वेश्चन दिया करने के लिए, उषा को दिया जो कि हाइपोथेटिकल है, संदीप को दिया, एक मानसी को दिया। अब ऑड्स फेवर, पहले उषा की बात कर लेते हैं। अब ये ऑड्स फेवर में है, फेवर में 3/5 है, इसका मतलब उषा 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 हो जाता है कभी, ये टंग स्लिप कर जाती है कभी कभी, हो जाता है, कोई ना। मेरा एक फ्रेंड है, वो पता है क्या, शय को सही बोलता है। एक दिन गाना गा रहा है, वो गाना नहीं, इश्क की चाशनी लगा हुआ, उसमें 2 शेर आगे बोंदल गया, इश्क की चाशनी कह रहा है। मैं कहा भाई तेरा भी ठीक है काम। उसकी मतलब होता है ना, कईयों की मदर टंग ऐसी होती है कि वो थोड़ा सा शय और सह में कंफ्यूजन कर जाता है। कोई भी गाना उसने गाना है, शीशा शीशा, मेरे साथ तो पहली बार हुआ है, सीखा सीखा करी जाएगा बैठा, और क्या। वैसे एक एग्जाम्पल लिया है, सीखा कौन है और चलो भी शुक्र आज आई नहीं, तुमने मुझे एम ही मरवा देना था, है। चलो रिकॉर्डिंग का तो कोई नहीं, वो तो एम ही नाम ले दिया भाई, ये नाम मेघा ने लिया था, मैं जिम्मेवार नहीं उस चीज का, मैं रिकॉर्डिंग में बोल दिया मेघा। अब आप जानो शिखा जाने, जो भी है। चलो अब उषा पे आ जाते हैं।
हाँ उषा चलो। अब ऑड्स फेवर में दे रखे हैं 3:5। अब फेवर का मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 3/8 हो जाएगा। अब 3/8 से उषा ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया 3/8, नहीं करा 5/8, ये नहीं हुआ, ये हो गया, उषा की बात होगी। अब संदीप जी पे आ जाते हैं। ऑड्स अगेंस्ट है 4:3। अगेंस्ट में मतलब 7 एलिमेंट सैंपल स्पेस में पड़े हैं, उसमें से 4 संदीप के अगेंस्ट में है, 3 इसके फेवर में। अब संदीप से क्वेश्चन नहीं होगा 4/7, संदीप कर देगा क्वेश्चन, परफेक्ट। अब मानसी की बात हो रही है, मानसी के ऑड्स अगेंस्ट में है। अब 5:2 है, इसका मतलब 5/7 नहीं होगा, 2/7 हो जाएगा। यही बात हो रही है कि 7 एलिमेंट पड़े हैं, 5 उसके अगेंस्ट में है, 2 उसके फेवर में है, कुछ ऐसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 1, पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे अब वो सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जैक्टली वन ऑफ देम will solve the question, exactly one of them। अब उषा करेगी, संदीप करेगा या मानसी करेगी, देख लो कितने फैन हो गए आपके एक ही दिन में। उषा की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है भाई, जो कि हाइपोथेटिकल है। अब देखो इसमें होगा क्या पॉसिबल, एग्जैक्टली वन की बात करिए, 3 में से पहला केस बन सकता है उषा ने कर दिया, संदीप से नहीं हुआ, मानसी से भी नहीं हुआ, पहला केस। अगली पॉसिबिलिटी, उषा ने नहीं किया, संदीप ने कर दिया, मानसी से नहीं हुआ। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, उषा से नहीं हुआ, संदीप से नहीं हुआ, मानसी ने कर दिया। 3 ऑप्शन पॉसिबल है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ एक ही बंदा करेगा तीनों में से, कोई भी, संदीप, मानसी या उषा, कोई भी कर दे, चल करना एक ही ने है, 2 नहीं कर सकते। अब पहले केस पे आ जाओ, अब उषा ने करना है, उषा के करने की प्रोबेबिलिटी। फिर आओ संदीप पे, संदीप ने नहीं करना, नहीं करने की 4/7, मानसी ने भी नहीं करना 5/7। अब ये तीनों के बीच में मल्टीप्लाई या एडिशन, मल्टीप्लाई ऑप्शन थोड़ी है, ये आपको पास एक, ये एक पूरा केस बन गया ना, ठीक है। अब अगले केस पे आ जाओ, केस नंबर 2 पे। उषा ने नहीं करा, बताओ 5/8, संदीप ने कर दिया, मानसी से नहीं हुआ, 5/7। मल्टीप्लाई इसलिए आया क्योंकि ये तीनों स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि उषा ने कर दिया एंड संदीप ने नहीं किया एंड मानसी ने नहीं किया, तभी क्लियर होगा कि हाँ एक ही बंदे ने करा है, तभी क्लियर होगी ना चीज। ये इनके बीच में एंड है, बोलो जी ठीक है कि नहीं, समझ में आ गई बात। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे पास एंड है, तभी ये क्लियर होगा कि इस पहले केस से किस बंदे ने काम कर दिया, उषा ने। अब सेकंड केस आ जाता है संदीप पे। अब यहाँ सेकंड केस में हमने साथ में ये बता दिया कि उषा से नहीं हुआ, मानसी से नहीं हुआ, सिर्फ संदीप से हुआ, बाकी दोनों भी तो मेंशन करने पड़ेंगे ना, तभी एक परफेक्ट आंसर आएगा हमारे पास। अब थर्ड में भी यही करा, उषा से नहीं हुआ, संदीप से नहीं हुआ, मानसी से हो गया, ये केस नंबर 3 आ गया। तो यहाँ बाकी दोनों को भी तो स्पेसिफाई किया आपने, सिर्फ ये थोड़ी लिखोगे पहले केस में लिख दिया उषा ने कर दिया, बाकी दोनों तो वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। अब मान लो हमने सिर्फ ये लिखा कि उषा ने काम कर दिया, अब बाकी दोनों के बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो बहुत चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। क्या पता उषा के साथ ये उषा ने कर दिया, संदीप ने भी कर दिया हो, मानसी ने भी कर दिया हो, ये केस तो हमें चाहिए ही नहीं था। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। चलो अब थर्ड पे आ जाओ, उषा ने नहीं करा 5/8, संदीप ने नहीं करा 4/7, मानसी ने कर दिया 2/7। अब या तो पहला केस होगा या दूसरा होगा या तीसरा, तो इन तीनों के बीच में क्या लगेगा, प्लस। कुछ कुछ समझ आया, मतलब या तो उषा ने करा होगा क्वेश्चन, या संदीप ने करा होगा, या मानसी ने करा होगा, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई थोड़ी लगा दोगे आप। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एक ही टाइम पे तीनों ने कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है।
मतलब हमें तो एक ही बंदे से काम करवाना है ना, या उषा करे या मानसी करे या संदीप करे, कुछ पल्ले पड़ा भैया। अब इन तीनों को ऐड करके जो भी आएगा आपका आंसर। पेपर में सिर्फ 2 तक आएगा, ये मैंने 3 पहले ही बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना। पेपर में सिर्फ 2 बंदों की बात हो रही होगी कि ये ए है ये बी है, इसके ऑड्स फेवर में है, ये वो है, जो भी है। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गया, डन। चलो, अब जो पेपर में क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया हुआ है और बहुत मतलब रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा बूढ़ा है 50 साल का, वो 70 साल तक जिएगा, he will alive at the end of 70 years, उसके odds अगेंस्ट में दे रखे हैं 5:7। मुश्किल है, तुम डॉक्टर हो, मुश्किल है, क्या पता अब अगला बंदा हेल्दी हो जिए, तुम मार बस बंदों को मार ही जाया करो बैठे। एक बंदा 40 साल का है, वो 60 साल तक जिएगा, उसके ऑड्स फेवर में दे रखे हैं 3:4। ठीक है, 2 बंदे हैं, एक बंदा ए एक बंदा बी। एक बंदा 50 साल का, वो 70 साल तक जिएगा, उसके ऑड्स अगेंस्ट में दे रखे हैं 5:7। यहाँ 40 इयर्स का है, 60 तक सरवाइव करेगा, ऑड्स फेवर में दे रखे हैं 3:3:4। ठीक है, अब है क्या, अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट exactly one of them will be alive at the end of 20 years। ए है, इस बंदे को नाम देते हैं बी। अब ए और बी 2 बंदे हैं, एग्जैक्टली एक बंदे को सरवाइव करना। अब सबसे पहले डेटा से थोड़ी इंटरप्रिटेशन करो। ऑड्स अगेंस्ट दे रखे हैं, यहां भी गैप 20 साल का है और यहां भी गैप 20 साल का है, गैप तो सेम है ना। अब ये बताओ, ऑड्स अगेंस्ट में दे 5:7, तो बंदा ए सरवाइव करेगा। यहां यहां मैं क्रॉस कर रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं मतलब हो गया उसका राम राम सत्य। यहां ए रखा मतलब वो सरवाइव कर गया। अब ए सरवाइव कर रहा है, प्रोबेबिलिटी 7/12, ए का हो गया काम 5/12, मतलब 70 साल के बाद ए सरवाइव नहीं करेगा, 5/12 सरवाइव कर जाएगा, 7/12। फिर आते हैं बी पे, बी सरवाइव नहीं करेगा पहले, 4/7। समझ गए ना, फेवर की बात हो रही है, फेवर का मतलब आगे वाला प्रोबेबिलिटी, बाद वाला कॉम्प्लीमेंट। और बी सरवाइव कर जाएगा 3/7। क्लियर। अब मुझे ये बताओ, चलो एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए के चांसेस ब्राइट है जीने के या मरने के ज्यादा है? जीने के ज्यादा है। कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे, 5/12 7/12 में कौन बड़ा है, तो मतलब ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, तो सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी, बी के चांसेस क्या है, मरने के ज्यादा है, क्योंकि बी के यही है ना 4/7 कि उसका हो जाएगा काम, वो भले ही 40 साल का है बट काम उसका पहले हो जाएगा ए से, तो 4/7 वो 3/7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एग्जैक्टली एक ही बंदा जिंदा रहेगा, एग्जैक्टली एक ही बंदे को जिंदा रहना है। पॉसिबिलिटी बताओ, ए जिंदा, बी हो गया काम इसका, अगला ए हो गया काम, बी जिंदा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाता ना मुझे उस इंसिडेंट की याद आ जाती है जो मैंने आपको बताया ही था। एक बंदा चला गया हमारे साथ, उसकी मम्मी कहती जी अपनी मम्मी को लेके नहीं आए, कहता जी अगली बार लेके आऊंगा। भोग पे गए थे जब, बताया था तुम्हें काम ये क्वेश्चन करा के हर बार वही चीज याद आती है मुझे। अब बताओ भी पहला केस, ए की प्रोबेबिलिटी 7/12, बी नहीं है 4/, ये केस नंबर 1, प्लस ए नहीं है 5/12, बी है, बस जोड़ दो 28 और 15 43, 43/, ये आंसर आ गया क्वेश्चन, सिंपल। हाँ जी, क्लियर है, डन। चलिए, आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया, ऑड्स फेवर अगेंस्ट में क्या होता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।